हेलो और नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। मैं हूं जितिन भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम द इकोनॉमी ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं और जैसा कि हमने इसमें काफ़ी लेक्चर्स का आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो है नेशनल इनकम से संबंधित। और यूपीएससी ने पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस नेशनल इनकम पे पूछे हैं, चाहे फिर वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन में। अब मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रोस कॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता हो कि नेशनल इनकम क्या है। जीडीपी वर्सेस जीवीए, इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी आपने शायद देखा होगा, नहीं तो जल्दी देख लेंगे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई नेशनल इनकम क्या है सर, नेशनल इनकम और जीडीपी क्या है, जीडीपी और जीवीए में क्या फर्क है सर, फाइनल गुड्स क्या होते हैं सर, रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, कंपनी और इंडिविजुअल में क्या फर्क है सर, ये प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड में क्या फर्क होता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप आज के आज सीख के जाएंगे इस वीडियो के साथ, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट और वाइंड अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के इस टॉपिक के साथ। नेशनल इनकम जो होती है कुछ नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, राइट। ये देखिए, नेशनल इनकम, इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, राइट, इतने सारे लोग खड़े हैं। अब ये कौन है? ये है एक फार्मर है, एक किसान है जो लगभग 2 लाख रुपए कमाता है। एक डिजाइनर है 10 लाख कमाता है, एक डॉक्टर है 15 लाख रुपए साल का कमाता है, एक कुक है 8 लाख रुपए, एक पुलिस वाला है 12 लाख, सोल्जर 8 लाख, इंजीनियर 12 लाख, करते करते सब लोग अपना अपना पैसा कमाते हैं। मान के चलिए कि ये सारे लोग मिलकर एक देश बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग मिलकर देश बनाते हैं और एक साल में इतना पैसा कमाते हैं। अब नेशनल इनकम क्या है? कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन सब की इनकम को टोटल कर देना है। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज पीपल्स इनकम, इनको टोटल कर दो, वही आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी, 1,03,00,000 रुपए। बात खत्म। कुछ नहीं सोचना है, सब लोगों की इनकम को टोटल कर दो, आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी। यानी पूरे देश ने कितना कमाया वो वही है जो देश में रहने वाले लोगों ने कितना कमाया, यानी हमारे रेजिडेंट्स ने कितना कमाया, वही कहता है नेशनल इनकम। अब इसको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। इसको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, राइट, पहला जो तरीका है वो ये है कि नेशनल इनकम रेफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, उनको टोटल कर लो, राइट। कितने के टाइम के लिए? एक स्पेसिफिक पीरियड जो कि 1 साल होना चाहिए। खत्म। हमारे देश में कितनी वस्तुएं बनी और कितनी सेवाएं बनी, उनकी जो कीमत है उसको टोटल कर लो। एक तो ये तरीका हो गया, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड क्योंकि यहां पर किसी चीज को बनाया गया है, प्रोडक्ट मेथड। ओके। दूसरा तरीका होता है कि भाई हमारे देश के लोगों ने, रेजिडेंट ने, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर कितना खर्च किया, यहां कितना बनाया था 1 साल में, यहां कितना खर्च किया। ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वो होता है इनकम मेथड, यानी कि हमारे देश में लोगों ने कितना कमाया, कितनी इनकम अर्न करी है, कितना कमाया है 1 साल में, उसको टोटल कर लो। आप चाहें तो किसी भी एक डेफिनेशन को पिक कर सकते हैं, आपका आंसर बराबर आएगा। लास्ट वाले को कहा जाता है इनकम मेथड। लास्ट वाले को कहा जाता है इनकम मेथड। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर लो। जो जीडीपी आप सुनते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी आपने कई बार सुना होगा, वो प्रोडक्ट मेथड से आता है। जीडीपी जो आता है वो प्रोडक्ट मेथड से आता है, राइट। तो यहां जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये वाला, ये है आपका इनकम मेथड। आपने सभी लोगों की इनकम टोटल कर ली, बात खत्म। ये हो गया आपका इनकम मेथड, बस सबको टोटल कर लिया और कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हो गई हमारी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का सबसे निचला फॉर्मूला, क्योंकि नेशनल इनकम मल्टीपल फॉर्मूलेज में कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। जो सबसे निचला फॉर्मूला होता है, यानी सबसे पहला जो हमें डेटा मिलता है, जो जानकारी मिलती है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें ग्रॉस क्या है, इसमें डोमेस्टिक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अब क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट तो लिखना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब यह है कि साहब हमने हमारे देश में कितना बनाया है, पिछले काफी 1 साल में हमने कितना बनाया है गुड्स और सर्विसेज को। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों सेम है, क्या बदल गया? ग्रॉस बदल गया नेट में, डोमेस्टिक बदल गया नेशनल में, बस इतना सा फर्क है, राइट? तो ये बेसिक फॉर्मूला है जीडीपी, और एनएनपी हाईएस्ट फॉर्मूला है। हम दोनों को देखेंगे। हमारे देश में जीडीपी या जो नेशनल इनकम है कौन मेजर करता है? ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? यही मेजर करते हैं हमारे देश की जीडीपी। अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, वही जो मैंने लिख के दी थी पहले, वही है। मॉनेटरी मेजर ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू। हमारे देश में एक साल में कितनी वस्तुएं यानी गुड्स और कितनी सेवाएं यानी सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, बनाई गई हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक सेवा है, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये जीडीपी में इंक्लूड होगा। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो आपको ठीक कर देता है, दवाइयाँ देता है वगैरह वगैरह, सेवाएं। आप मोबाइल पे कॉल करते हैं, वो भी एक सेवा है। आप मोबाइल खरीदते हैं, वो एक वस्तु है यानी गुड्स है। जो भी एक साल में हुआ, जहां भी पैसा लगा था, उसको टोटल कर लो, जीडीपी निकल जाएगी। सिंपल। अब सबसे बड़ी बात, जीडीपी में डी क्या होता है? डोमेस्टिक। ये भी तो पता होना चाहिए। जीडीपी में जो डी है, बीच वाला डी है, वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है? ये डोमेस्टिक का क्या मतलब है? डोमेस्टिक में कौन आता है? देखो, गुड्स और सर्विस, मैंने कहा कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए एक साल में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर कहां होना चाहिए? हमारे देश की पॉलिटिकल टेरिटरी में, यानी इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर। उसके अलावा हमारी बॉर्डर यानी हमारी जो बॉर्डर के ऊपर की जो एयर है, अभी जो मेरे ऊपर हवा है, जो आसमान है, वो उसमें कुछ भी हो रहा है, चाहे हवाई जहाज उड़ रहा है, जो भी है। टेरिटोरियल वाटर यानी हमारे कोस्टल रीजन में जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो पानी है। एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेस इन अदर कंट्री। इंडिया की एम्बेसी यानी दूतावास या इंडिया की मिलिट्री बेस जो दूसरे देशों में है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो हमारे जहाज हैं, हमारे हवाई जहाज, एयर इंडिया, भले ही वो अमेरिका में है, लेकिन वो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके अंदर जितना भी सामान रखा है, जितने भी लोग बैठे हैं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। फिशिंग वेसल हो, चाहे समंदर में ऑयल या गैस निकालने वाले रिग्स हों, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हो, ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाती है, भले ही ये हमारे कोस्टल एरिया से दूर है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो खैर होते ही हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में, वो भी इसमें आ जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, वो निकल जाएगा। जैसे दूसरे देशों की एम्बेसी हो गई, दूसरे देशों का मिलिट्री बेस हो गया, जो कि इंडिया में तो है नहीं, एक भी नहीं है, राइट? दूसरे देशों का एयरक्राफ्ट, शिप्स वगैरह, जैसे मान लो एतिहाद एयरफेज है या फिर एमिरेट्स एयरवेज है, उनका कोई प्लेन अगर इंडिया में आता है तो वो विदेशी टेरिटरी कहलाई जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें आ गए। अब इन सभी एरिया के अंदर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, जो बनी हैं, उसका टोटल कर लो, वो जीडीपी है। यहां मैंने बताया हुआ है कि इंडिया, हमें लगता है कि डोमेस्टिक का मतलब होता है इन इंडिया के अंदर अंदर, बस डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया के अंदर अंदर। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंडिया के अंदर है वो तो होगा ही, उसके अलावा मतलब हमारी पॉलिटिकल बॉर्डर्स तो होगी। ये ब्लू कलर की आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये भी उसके अंदर आ जाएगा। जो शिप्स हमारे शिप्स समंदर में घूम रहे हैं, वो भी आ जाएगा। हमारे हवाई जहाज जो रशिया में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया की एम्बेसी इटली में है, राइट, वो भी हमारी टेरिटरी। इंडिया का एयरबेस ताजिकिस्तान में है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बोली जाएगी, राइट। हमारा टेरिटोरियल वाटर्स भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बोली जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये बस मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मत सोचो कि डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ हमारा देश है। हमारे देश के बाहर भी बहुत सी चीजें जो डोमेस्टिक काउंट की जाती हैं। तो बेसिक सी बात है, अगर एयर इंडिया का प्लेन रशिया में है और वो कुछ लोगों को लेकर गया या लेकर आया, तो वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा, वो रशिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। अब दूसरा सवाल, रेजिडेंट। देखिए यहां डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, या डेफिनेशन में लिखा हुआ है, राइट, मैंने यहां पे लिखा था रेजिडेंट। ये देखिए हर डेफिनेशन में आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, रेजिडेंट, राइट। रेजिडेंट कौन होते हैं? रेजिडेंट ये सर्विसेज चाहे प्रोड्यूस की जा रही हैं, उस पर खर्चा किया जा रहा है या इनकम अर्न की जा रही है, ये रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो कौन होता है रेजिडेंट? आइए देखते हैं। बेसिक्स आपके सारे क्लियर आज ही हो जाएंगे। तो रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी आप और मैं, राइट,
और रेजिडेंट कंपनी यानी कि एक एस्टेब्लिशमेंट। अब एक आदमी रेजिडेंट कब बनता है? देखो, रेजिडेंट का मतलब सिटीजन होना नहीं होता, रेजिडेंट का मतलब लीगल स्टेटस नहीं होता, राइट, कि आप लीगली उस देश में आ गए हो, नहीं। रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह रह रहे हो, क्या आप वहां पर 182 डेज से ज्यादा रह चुके हो? अगर हाँ, और आपने कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, 182 डेज से ज्यादा वहां पर रह चुके हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, यानी अगर कोई विदेशी आदमी इंडिया में आके रहता है, सिटीजन वो अमेरिका का है लेकिन इंडिया में आके रहता है और यहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, राइट, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को और उस आदमी को इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा और उसने जो भी कमाया है वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा, भले ही वो अमेरिका का सिटीजन है। ऐसे ही अगर कोई इंडिया का आदमी अमेरिका में कोई काम करने जाता है और 7-8 महीने वहां पर रुकता है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो गया, 7-8 महीने वहां रुकता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे जनरेट करता है, राइट, तो वो वहां का रेजिडेंट बन जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा। इंडिया में हम उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, दैट्स इट, राइट। अब कंपनी रेजिडेंट कौन सी होती है? पहली बात तो सिंपल सी बात है, वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, राइट, वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है वो यहाँ की रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर वो कंपनी जो बनी, रजिस्टर्ड तो किसी और देश में हुई है लेकिन उसका बड़े से बड़ा बिजनेस इंडिया में होता है, जैसे फ्लिपकार्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि फ्लिपकार्ट कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड हुई है, कहने को वो इंडिया की कंपनी मानी जाती है, राइट। तो ये हो गए आपके रेजिडेंट्स। इन दोनों ने जो भी किया, इन्होंने जो भी कमाया, बनाया या खर्च किया, इन्होंने जो भी कमाया, बनाया या खर्च किया, वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है एक साल के अंदर अंदर। देखिए, ये है हमारे रेजिडेंट। अब ये वो रेजिडेंट है तो इंडिया के बाहर है लेकिन है इंडिया के रेजिडेंट, और यहां इन लोगों के ऊपर वो 182 डेज वाला क्लॉज नहीं लगता, क्योंकि ये लोग 182 डेज से ज्यादा बाहर रह सकते हैं, राइट। हालांकि नहीं रहते बट रह सकते हैं। जैसे हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे राजदूत, वो तो किसी किसी कंट्री में 2-2 साल भी रह सकते हैं, राइट, लेकिन होंगे तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट, यानी उनको जो सैलरी मिल रही है वो इंडिया की ही रेजिडेंट में काउंट की जाएगी, सिंपल। हमारे टूरिस्ट भले ही वो अमेरिका घूमने जाएं, कनाडा घूमने जाएं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं भी जाएं, हैं तो वो हमारे ही रेजिडेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, राइट, हमारे एयरप्लेन्स और हमारे जहाज में काम करने वाले लोग जिसे हम क्रू मेंबर्स बोलते हैं, हमारे वो सोल्जर्स जो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, वो भी हमारे रेजिडेंट हैं, भले ही वो इंडिया के बाहर हैं। इंडिया का कोई पेशेंट बाहर गया हो तो भी इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा, और कोई स्टूडेंट भले ही बाहर एमबीए करने गया है 2 साल का, वो इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो तो आपको नॉन रेजिडेंट भी यहां पर मिल जाएंगे, राइट। इनको जस्ट ऑपोजिट कर दो, नॉन रेजिडेंट मिल जाएगा। तो कोई फॉरेन टूरिस्ट, जिसपे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, कोई फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है और उसने कुछ खरीदा तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है हमारी तरफ से। फैक्टर इनकम क्या होती है? अभी मैंने आपसे कहा, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि एक किसान है, एक डॉक्टर है, एक आर्किटेक्ट है, एक ये है, एक वो है, इन सब ने मिलकर कुछ कमाया। उस कमाई को हम क्या कहते हैं? उस कमाई को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और जिन लोगों ने वो कमाया उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? यहां पर मैंने एक बहुत ही सरकास्टिकली एक एग्जाम्पल लिया है कि ये बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनको फैक्टर इनकम मिल रही है। जी हाँ, ये मेहनत कर रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है, हालांकि ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। फैक्टर इनकम क्या होता है? वो इनकम जो कि इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर। अब ये जो बच्चा है ये क्या है? ये लेबर है। तो ये जो भी पैसा कमाएगा उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम, फैक्टर के द्वारा कमाई गई इनकम, राइट। तो उसे ये कहा जाता है। ये क्विड प्रो क्यों होता है? यानी कि आप ये बच्चा जो है मेहनत करेगा, उसके बदले इसको पैसा मिलेगा। ये बच्चा मेहनत करके देगा, मजदूरी करेगा, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, सिंपल। यानी क्विड प्रो क्यों होता है? एक के बदले कुछ दूसरा मिलता है, एक्सचेंज होती है कोई चीज। ये बायलेटरल ट्रांजैक्शन होता है, आप सेवाएं देते हो, उधर से पैसा मिलता है। जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा वेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। जैसे ये बच्चा है जो वेज कमा रहा है, अगर आप इंटरेस्ट कमाते हैं, आप रेंट कमाते हैं, आप प्रॉफिट कमाते हैं, सब कुछ जीडीपी में इंक्लूड होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट होती है ट्रांसफर पेमेंट। ये वो चीज है जो मिलती तो है लेकिन उसके बदले कुछ किया नहीं गया है।
जैसे पिछले वाले में उस बच्चे ने मजदूरी करी तो उसको पैसा मिला, लेकिन यहाँ पर जैसे ये एक बुजुर्ग इंसान है, इन बुजुर्ग इंसान को ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, यानी पेंशन मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। लेकिन जिस महीने इनको पेंशन मिली उस महीने क्या इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, राइट? तो ये बायलेटरल नहीं होता, ये यूनिलेटरल होता है, एक तरफा पेमेंट होता है। आपको पेमेंट तो मिल रहा है लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ दे नहीं रहे हो, जैसे रेमिटेंसेस, पेंशन या स्कॉलरशिप। विदेशों से जो हमारे भाई बंधु पैसा भेजते हैं, किसी इंसान को पेंशन मिलती है, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, इसके बदले कुछ दिया नहीं जाता, ना तो कोई गुड्स दिए गए, ना कोई सर्विसेज दी गई हैं, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये हो गए आपके बेस्ट एग्जांपल्स। ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट कैसे बना? जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना तो जीडीपी में आएगा क्यों? इट इज नॉट क्विड प्रो क्यू, ये एक तरफा होता है, आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, आप उसके बदले कुछ दे नहीं रहे, ये होता है ट्रांसफर पेमेंट, जीडीपी में नहीं आता। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें ये चीज़ें नहीं पता कि ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो एक ही बार में आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि क्यों मोबाइल को हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, क्यों इस बॉल को हम कंज्यूमर गुड बोल रहे हैं, क्यों इसको हम इंटरमीडिएट गुड बोल रहे हैं, और क्यों इसको हम कैपिटल गुड बोल रहे हैं। चलिए, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो, बात खत्म। जैसे इस पेन को मैं यूज कर सकता हूं, इस डिजिटल स्क्रीन को मैं यूज कर सकता हूं, इस टी शर्ट को मैं यूज कर सकता हूं, यह है फाइनल गुड, जो फाइनल कंजम्पशन या फिर उससे मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूं। जैसे मैं ये डिजिटल स्क्रीन को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब में इसको यूज कर रहा हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं इस टी शर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर कल को मैं खाना खरीदता हूँ, खाना खरीद के खा लेता हूँ, पानी खरीदता हूँ, पानी खरीद के पी लेता हूँ, कंजम्पशन हो गया। तो वो सब फाइनल गुड्स होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इस पेन के अंदर अब कोई चेंज नहीं आएगा, ये डिजिटल स्क्रीन में कोई चेंज नहीं आएगा, इस टी शर्ट का मैं पोंछा नहीं बनाने वाला, राइट? इनमें कोई चेंज नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही यूज़ करे जाते हैं, जीडीपी में इंक्लूड होंगे। ये देखो, कंज्यूमर ने कार खरीदी, लैपटॉप खरीदा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तो कार खरीदी तो कंजम्पशन हो गया, लैपटॉप खरीदा तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का गुड्स दैट आर फाइनल, ये फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो जो कंज्यूम किए जाते हैं, बात खत्म, सिंपल, जिसे आप यूज कर रहे हो, राइट? आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप फ्रिज को यूज कर रहे हो, आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, आप गाड़ी से ऑफिस जाते हो, कुछ भी कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वो कंज्यूमर के हाथ में है। ये तीन तरह के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे ये डिजिटल स्क्रीन हो गई, आपका लैपटॉप हो गया, घर में रखा हुआ 10 साल पुराना फ्रिज हो गया, राइट? ये सब लंबे टाइम तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल वो जो कुछ महीने चलते हैं, और सेमी ड्यूरेबल जो कुछ महीने चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जी, आप आलू टमाटर प्याज लेकर आए, कुछ दिनों बाद खराब हो गए। सेमी ड्यूरेबल जो 4 महीने 6 महीने चल जाते हैं, जैसे आप चावल खरीद के लाए या कुछ खरीद के लाए, आप शूज़ खरीद के लाए, आप टी शर्ट आपने खरीदी, राइट? ये कुछ महीने चल जाते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कुछ और काम करने में मदद करते हैं, राइट? जैसे मशीन है तो मशीन से हम कुछ बना सकते हैं, इक्विपमेंट्स है, टूल्स से हम कुछ और काम कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, राइट? ये वो चीज़ें हैं जिससे हम कुछ और बना सकते हैं। यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जिससे कुछ और बना सकते हो। जैसे इस डिजिटल बोर्ड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस डिजिटल बोर्ड पे पिक्चर नहीं देख रहा कि सब मैं इस पे धुरंधर मूवी लगा के देख रहा हूं, नहीं, मैं इससे पढ़ा रहा हूं, यानी मैं इसको एज अ कैपिटल गुड यूज कर रहा हूं। ये टी शर्ट मैं अपनी जॉब में यूज कर रहा हूं, ये कैपिटल गुड्स हैं। मैं अपने ऊपर यूज नहीं कर रहा कि मैं इसको पहन के दुनिया भर में घूम रहा हूं, फोटो वोटो खिंचा रहा हूं, नहीं, राइट? तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में यही डिफरेंस होता है, दोनों के दोनों जीडीपी में इंक्लूड होंगे। क्योंकि देखिए, जब मैंने जीडीपी की डेफिनेशन बताई थी उसमें लिखा था फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो यही होते हैं। ये है कुछ एग्जांपल ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल के। ड्यूरेबल वो जो बहुत लंबे चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, सेमी ड्यूरेबल जो कुछ महीने चलते हैं, और नॉन ड्यूरेबल जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनमें बदलाव आता है, राइट? या तो इसको बेचने के लिए खरीदा जाता है, आप अपने पास नहीं रखोगे। जैसे मैंने ये पेन खरीदा, ना तो मैं इसे यूज करूंगा, ठीक है, ना तो मैं इसको कंज्यूम करूंगा, तो ये कंज्यूमर गुड भी नहीं है।
राइट। इस पेन को मैं अपने बिजनेस में भी यूज नहीं करूंगा तो ये कैपिटल गुड भी नहीं बनेगा, ये इंटरमीडिएट गुड है। यानी मैंने इसको खरीदा, इसको साफ करा, इसको पैक करा और इसको किसी को बेच दिया, मैंने रीसेल कर दिया, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। या फिर मैंने इसी पेन से किसी और चीज को बना दिया, मैंने इस पेन के प्लास्टिक को पिघलाया और इससे मैंने कुछ और बना दिया, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। मैंने गेहूं से आटा बनाया तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड हो गया। मैंने आटे से ब्रेड बनाया तो आटा मेरा इंटरमीडिएट गुड हो गया। ब्रेड से मैंने सैंडविच बनाया तो ब्रेड इंटरमीडिएट गुड हो गया। और सैंडविच मैंने खा लिया तो सैंडविच फाइनल गुड हो गया। इसमें वैल्यू एडिशन होता है, यानी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, राइट। कार परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, व्हीट फ्लोर, ब्रेड मेकर वगैरह वगैरह। मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल गुड्स क्या होते हैं? मार्केटेबल वो होते हैं जिसे आप खरीद या बेच सकते हो, हर चीज़, ये पेन, ये स्क्रीन, ये टी शर्ट, हर चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप खरीदे या बेची नहीं जा सकते, राइट। जैसे साफ हवा, अगर खरीदी जा सकती तो शायद अमीर लोग खरीद लेते, राइट, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो आपको तो पता ही है इंडिया का पोल्यूशन। आप नेशनल पार्क्स नहीं खरीद सकते, आप बीचेस नहीं खरीद सकते, वरना गोवा के तो आधे बीचेस बिक चुके होते हैं। आप वाइल्ड लाइफ नहीं खरीद सकते कि साहब ये 4 शेर मेरे, मैं आज से इनको खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, राइट। तो कुछ चीज़ें बिकाऊ होती हैं, कुछ चीज़ें बिकाऊ नहीं होती हैं। अब देखो, जीडीपी इज द वैल्यू, वैल्यू का मतलब है कीमत, ऑफ द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया फाइनल गुड्स क्या होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जीडीपी की जो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है वो हम समझ गए। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो भी, प्रोडक्शन क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होता है। अब जो वैल्यू होती है यानी जो कीमत होती है वो 3 तरह की होती है। फैक्टर प्राइस, यानी जब कोई चीज़ बनाई जाती है, जब ये पेन बनाया गया होगा तो इसकी कोई कीमत होगी, बनाने वाली कीमत। फिर होता है बेस प्राइस, जो मैन्युफैक्चरर जिसने ये पेन बेचा होगा, राइट, जिसने ये पेन बेचा होगा किसी ना किसी कीमत पे बेचा होगा, राइट। मान लो उसने ये पेन 200 रुपये में बेचा। और मार्केट प्राइस, वो जो मैंने इसको खरीदने के लिए दिया, उसने 200 रुपये में बेचा लेकिन मैंने 250 रुपये दिए, मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? टैक्स। तो मार्केट में जब कोई चीज़ आती है उसमें टैक्स जुड़ जाता है, लेकिन जो बनाने वाले को कीमत मिली उसमें टैक्स थोड़ी होता है, टैक्स उसकी जेब में थोड़ी ना जाएगा, वो तो गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, राइट। और ये बनाने का खर्चा हो सकता है इसको 180 रुपये बनाने में लगाओ, दैट्स इट। चलिए, तो ये देखिए जीडीपी से हम आ गए एनडीपी, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया। एनडीपी से हम आ गए जीएनपी पे, राइट, या फिर आप जीडीपी से जीएनपी कर सकते हो, यहां से यहां पर, राइट। या तो आप 1 से 2 पे आ सकते हो, या फिर आप 1 से 3 पे आ सकते हो, राइट, या तो यू या फिर यू। कैसे? ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, यहां पर देखो दिया हुआ है, जब भी आप ग्रॉस को नेट में बदलते हो तो डेप्रीसिएशन निकाल दो। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है सर? देखो, कोई भी चीज़ जब पुरानी होती है तो उसकी कीमत भी पुरानी हो जाती है। जब मैं ये नया पेन खरीदूंगा तो हो सकता है ये 500 रुपये का हो, लेकिन 4-5 साल अगर मैं इसको खरीदूंगा या बेचने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली ये 500 रुपये का नहीं होगा, ये कम हो जाएगा, इसकी सस्ती कीमत हो जाएगी। यानी घर्षण होता है, कोई चीज़ें कम हो जाती हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हर साल हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू कम हो जाती है। तो वो जो घटी है उसकी वैल्यू, जो उसकी कीमत घट रही है, उसको हमें निकालना पड़ता है, तब जाके हमें नेट मिलता है। तो ग्रॉस में से अगर नेट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सब्सट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, बात खत्म। तो जीडीपी बन जाएगा एनडीपी। अब जीडीपी को बनाना हो जीएनपी, यानी डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, कुछ नहीं करना है, बाहर से आने वाली जो हमने कमाई करी है उसको ले लो, राइट। तो जीडीपी को अगर मुझे जीएनपी बनाना है, यानी डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाहर से जो इनकम आ रही है, भाई हम लोग बाहर से भी तो पैसा कमाते हैं, किसने कहा हम नहीं कमाते? अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इंडिया में रह रहे हो सकता है कल को मैं अमेरिका के स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाऊँ, अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स तो पूरे दुनिया भर में एक ही होती है। तो अगर मैं अमेरिका के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाऊँ तो मुझे तो बाहर से पैसा मिलेगा। अगर उसको भी जीडीपी में कैलकुलेट कर लें तो वो बन जाएगा जीएनपी। अब अगर मैं बाहर वाली इनकम भी ले लूं और डेप्रीसिएशन भी निकाल दूं, यानी दोनों काम एक साथ कर दूं, तो बन जाएगा एनएनपी। इट इज ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम जीएनपी। ये होती है
जो लास्ट वाला है इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम, इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब देखो बेसिक फॉर्मूला है जीडीपी, सब कुछ टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया और बाहर से आई हुई इनकम को जोड़ दिया, मेरे निकल गया नेशनल इनकम, बात खत्म। तो जीडीपी से नेशनल इनकम तक का जो ये सफर है यही है पूरा। अब एक बहुत बड़ी चीज है जो काफी बच्चों को कंफ्यूज करती है कि सर ये जीवीए क्या होता है, जीवीए क्या होता है। अब ये मैं आपको एक बार में समझा देता हूं, हालांकि आप एक शॉर्ट्स में भी सीख लोगे, राइट। देखो मेरे पास है व्हीट फ्लोर, मेरे पास है आटा, क्या है मेरे पास, आटा, ठीक है। ये आटा जो है मान के चलो ये है 40 रुपए का किलो, जो मेरा आटा है ये है 40 रुपए का किलो। इस आटे से मैंने बना दिए बिस्किट्स, राइट, मैंने आटे से बना दिए बिस्किट्स। अब ये जो बिस्किट्स हैं ये 1 किलो नहीं है, चलो 1 किलो ही ले लेते हैं, राइट। ये बिस्किट्स जो हैं वो भी एक ही किलो है, क्या ये भी 40 रुपए के होंगे? इस 1 किलो आटे से मैंने बिस्किट्स बनाए, नहीं, हो सकता है ये 500 रुपए के हों, 1 किलो 500 रुपए किलो बिस्किट्स। तो 40 रुपए की चीज में मैंने 500 रुपए का बना दिया, कुछ तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है उसमें। आप कहोगे सर क्या एक्स्ट्रा किया है? भाई मैंने मशीन यूज करी होगी, मैंने अपनी मेहनत उसमें लगाई है, मैंने गैस हो सकता है इस्तेमाल करी हो उसको गर्म करने के लिए, या मैंने अवन को यूज किया हो, वो अवन का भी तो मेरा खर्चा आता है, बिजली का मेरा खर्चा हो सकता है, मजदूरी का खर्चा हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू ऐड हुई है। क्या हुआ है इसमें? ऐड हुई है वैल्यू, वैल्यू ऐड हुई है। अब आपसे पूछा जाए कि साहब कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो कुछ नहीं, 500 में से 40 माइनस कर दो तो आपके मिलेंगे 460 रुपए की मैंने वैल्यू इसमें ऐड करी है, ठीक है, 460 रुपए की मैंने वैल्यू ऐड करी है। अब पूरे देश भर की, पूरे देश में जहां भी वैल्यू ऐड हो रहा है उसको टोटल कर दो, मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, बात खत्म। पूरे देश में जहां भी ऐसा कुछ हो रहा है, जहां भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको टोटल कर दो, वो बन जाएगा जीवीए। अब सबसे बड़ा सवाल, तो सर फिर जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप जोड़ दो टैक्स, जो भी टैक्स लग रहा है जीएसटी वगैरह सब इसमें ऐड कर दो, और जो सरकार ने सब्सिडी दी है वो माइनस कर दो, जो सब्सिडी दी है उसको माइनस कर दो, टैक्स को जोड़ दो और सब्सिडी को माइनस कर दो, जो निकलेगा उसे हम कहते हैं जीडीपी। ये लो जी, हो गया, बस इतना याद रखना है। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें टैक्स जोड़ दो जो सरकार लगाती है, और जो सरकार ने सब्सिडी दी है अगर दी है तो हटा दो, जीडीपी निकल जाएगी। ये भी एक तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का। अब पर्सनल इनकम क्या होती है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? साहब मैंने 1 लाख रुपए महीना कमाया, ठीक है, आप आईएएस बनोगे तो इतना तो मिल ही जाएगा। आपने 1 लाख रुपए महीना कमाया, ठीक है, क्या है वो आपकी इंडिविजुअल इनकम है, ठीक है, जिसमें वेज हो सकता है, सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, 50 तरह की चीजें जहां से आप पैसा कमा सकते हो, सबको टोटल कर लो, वो हो गई आपकी पर्सनल इनकम। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो क्या आप 1 लाख रुपए खर्च भी करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा होता है जो टैक्स में चला जाता है। आपने 1 लाख रुपए कमाया और 10,000 रुपए का टैक्स दे दिया, तो 90,000 रुपए ही बचे ना, जो डिस्पोजल है, जिसे आप खर्च कर सकते हो। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसे आप खर्च कर सकते हो। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जिसे आप खर्च कर सकते हो, बात खत्म, राइट। ज्यादा सोचना ही नहीं है कुछ। फिर आता है जीडीपी, एनडीपी, ये सब क्या होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, उस पर जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो फैक्टर कॉस्ट। अगर आप उसको मार्केट में जाने के बाद, यानी टैक्स लगने के बाद अगर उसको टोटल करोगे तो मार्केट प्राइस। हालांकि ये वाली जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, आप चाहें जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया है, आप चाहें तो उसको पॉज करके ये चीजें देख सकते हैं, राइट। तो नेशनल इनकम जो है ये क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे क्यों लगाई जाती है? क्योंकि कई अगर हम मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो जो टैक्स बढ़ रहा है उस वजह से हमें गलत डेटा मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम ये नहीं करते। आप ये सारे के सारे फॉर्मूलेज देख सकते हैं आप। और हाँ, अगर आप ये पूरी पीपीटीज डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक के लिए बस इतना ही, राइट।
आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे तो मुझे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको आने वाली मेरी क्लासेस की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं या फिर मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जतिन सर अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। QR कोड को स्कैन कीजिए और वहाँ पर आ जाइए। मुझसे आप इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल, प्रिपरेशन से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक अभी कोर्स बहुत ही ज़्यादा लाइव है और पॉपुलर चल रहा है, और वो ये है मेंस प्रोग्राम का है। अगर आप मेंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है, राइट। 48 आवर्स के अंदर अंदर इवेल्युएटेड कॉपीज़ भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेंस रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी के वेरियस बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश का आगाज़ हो या फिर प्रारंभ हो या फिर एलिवेट हो, इंग्लिश वाला, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीव है, प्रतिज्ञा है, मंजिल है, ये सारे के सारे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आप बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट में इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और भी आने वाले टाइम में हम टॉपिक्स लाते रहेंगे और डिस्कशंस लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।